कि ये जो हम बर्थ चार्ट्स वगैरह देखते हैं, क्या इनसे सच में हम अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हमें पता लग सकता है कि आगे क्या होने वाला है? देखिए, इसका आंसर देने से पहले मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जन्म कुंडली होता क्या है। जी, हम सब कहते हैं कि जन्म कुंडली देखिए, असली में मैं ये बताना चाहूँगी कि जन्म कुंडली होता क्या है। बिल्कुल। देखिए, अभी जो स्काई है, आसमान है, ब्रह्मांड में सारे नक्षत्र, सारे जो प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इंसान पैदा हुआ तो जो उसका स्नैपशॉट है वो आपकी जन्म कुंडली है। जो अलग अलग ज़ोडिएक साइंस होते हैं हमारे, तो काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि भाई इस ज़ोडिएक साइन के साथ ये होगा, इनका फ्यूचर ऐसा है। तो आपको क्या लगता है, प्रेडिक्शंस हमेशा मतलब सही मानी जाती हैं, सही होंगी? हाँ जी, काफ़ी हद तक ये सही रहती हैं, 90% सही रहती हैं। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ, एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। तो आज की वीडियो, आज का पॉडकास्ट काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज हमारे एपिसोड में एक स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं जो कि है एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो करेंगे बात कई सारी चीज़ों के बारे में, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, अगर हम उसकी बात करें तो आपकी लाइफ पे कैसे इफेक्ट कर सकती है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ग्रह, किन किन राशियों के लिए क्या बेस्ट रहेगा, और हमारी 2026 में क्या क्या फ्यूचर प्रेडिक्शंस है उनके बारे में भी आज हम जानेंगे। तो जो हमारे ऑनर ऑफ गेस्ट हैं वो है मिस प्रियंका उपाध्याय, तो स्वागत करते हैं उनका। हेलो मैम। राधे राधे निहारिका जी। मैं प्रियंका उपाध्याय, मैं इंजीनियर हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। मैंने अपनी जर्नी की, स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत एस्ट्रो अरुण पंडित जी के गुरुकुल ऑकल्ट गुरुकुल से करी है। और थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्स पे बात हुई और मैं एस्ट्रोलॉजी के फैक्ट्स ही बताना चाहती हूँ। ये इतना प्यारा सब्जेक्ट है पर सबने इसे बहुत डिफेम कर रखा है, तो मैंने आज फैक्ट्स पे ही बात करी। और मैं ये चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर इस पॉडकास्ट पे जाइए और आपको बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग्स मिलेंगी। बिल्कुल। तो मिस प्रियंका, अगर जैसे कि हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की, हाँ जी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपनी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी कैसे स्टार्ट करी, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं हमें? जी बिल्कुल निहारिका जी। सबसे पहले मैं ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले गणेश जी का नाम लेना चाहूँगी जी। ओम श्री गणेशाय नमः। एस्ट्रोलॉजी की जर्नी मेरे गुरुजी एस्ट्रो अरुण पंडित जी के साथ शुरू हुई, जिन्होंने मुझे बहुत प्रैक्टिकल वे में ये समझाया कि एस्ट्रोलॉजी कैसे करनी है और हमें हर चीज़ का उपाय कैसे करना है, लोगों की फीलिंग्स का ध्यान रखते हुए हमें उन्हें समझाना कैसे है। जी। तो ये मैंने अपने गुरुजी से सीखा, तो इसके लिए मैं उनकी सदा आभारी रहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। एंड प्रियंका जी, जैसे कि अब हम सवालों से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी ऑडियंस के काफ़ी प्रश्न आते हैं कि ये जो हम बर्थ चार्ट्स वगैरह देखते हैं, क्या इनसे सच में हम अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हमें पता लग सकता है कि आगे क्या होने वाला है? देखिए, इसका आंसर देने से पहले मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जन्म कुंडली होता क्या है। जी, हम सब कहते हैं कि जन्म कुंडली देखिए, असली में मैं ये बताना चाहूँगी कि जन्म कुंडली होता क्या है। बिल्कुल। देखिए, अभी जो स्काई है, आसमान है, ब्रह्मांड में सारे नक्षत्र, सारे जो प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इंसान पैदा हुआ तो जो उसका स्नैपशॉट है वो आपकी जन्म कुंडली है। जी। यानी अनंत ब्रह्मांड को आपके अंदर के छोटे से ब्रह्मांड से जन्म कुंडली जोड़ती है। ठीक है, अब एस्ट्रोलॉजर क्या करता है? एस्ट्रोलॉजर उन ग्रहों की टेंडेंसी देख के आपको गाइड करता है, जी। जिससे कि आप अपना जीवन सुधार सकें। कोई भाग्य नहीं बदल सकता, पर हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें आपकी जन्म कुंडली देखी मैंने जी। और मुझे दिखा कि अरे निहारिका जी का तो एक्सीडेंट होने वाला है, या फिर निहारिका जी की तबीयत खराब होने वाली है, तो मैं निहारिका जी से क्या कहूँगी कि निहारिका जी आप बाहर का खाना बंद कर दो, खाने पे ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करिए, इसके साथ साथ एक मेडिकल इंश्योरेंस करा लीजिए। अच्छा जी। तो अब देखिए, ऐसा कहा जाता है ना, आप गरीबी से केवल एक मेडिकल बिल दूर होते हो, ऐसा बोला जाता है ना। तो देखिए अब क्या होगा, सबसे पहले तो जब वो इवेंट होगा
तो वो उतनी पावर के साथ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपने एक प्रॉपर अपने कर्म, ये आप ही के कर्म है, क्योंकि डाइट आप ही ने सुधारी है, एक्सरसाइज आप ही ने करी है, तो ये आप ही के कर्म है। आपने डाइट सुधारी, एक्सरसाइज करी, तो उससे एक तो वो इवेंट इतने पावरफुल नहीं होगा क्योंकि आपने कर्म सुधार लिए अपने वहाँ पे, ठीक है। और फिर होगा तो आप तैयार हो, यानी छोटे वे में समझा जाए तो अच्छे टाइम को और अच्छा कैसे कर सकते हैं और बुरे टाइम के लिए तैयार कैसे हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी इसी के लिए बनी है। जी बिल्कुल। एंड जैसे कि प्रियंका जी, आजकल हम सोशल मीडिया पर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट देख रहे हैं, आपको भी पता है। तो ऐसा भी हमने देखा है कि ये जो अलग अलग जोडियाक साइंस होते हैं हमारे, तो काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि भाई इस जोडियाक साइन के साथ ये होगा, इनका फ्यूचर ऐसा है। तो आपको क्या लगता है, प्रेडिक्शंस हमेशा मतलब सही मानी जाती हैं, सही ही होंगी ये? हाँ जी, काफ़ी हद तक ये सही रहती हैं, 90% सही रहती हैं। अब इस जो भी ज्योतिष है इसमें कुछ तो दम होगा कि हम आज 2025 में हमारे जो संत, जो महात्मा लोग, ऋषि मुनि जो लिख के गए हैं, उस ज्ञान की हम 2025 में भी बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ तो दम होगा। बिल्कुल। तो जो भी देखिए, जो भी ज़ोडिएक साइंस का एक पैटर्न रहता है कि ये ज़ोडिएक साइन है, जैसे कर्क राशि हम ले लेते हैं। कर्क राशि के लिए हम ये बोलते हैं कि ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, क्योंकि चंद्रमा से रूल होते हैं। चंद्रमा क्या है, सॉफ्ट प्लैनेट है, आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे ही बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। तो आपको, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, अब आपकी एक राशि तो नहीं है, आपके लग्न में अलग राशि है, आपकी चंद्र राशि अलग है, और आपका सन अलग राशि में बैठा है, तो इन सब का मिला जुला कॉम्बिनेशन एक व्यक्ति के अंदर आता है। तो वो थोड़ा इमोशनल भी होगा, और अगर वो वर्गो उसका एसेंडेंट है तो वो गलतियां तुरंत पकड़ लेगा। वर्गो एसेंडेंट बहुत अच्छे एडिटर बनते हैं क्योंकि वो तुरंत गलतियां पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से होता है। तो सबका मिला जुला मिली जुली जो कहें लक्षण होते हैं, उससे एक आदमी का पूरी पर्सनैलिटी बनती है जी। तो आप किसी एक चीज से पूरा एक पर्सन को डिसाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो प्रियंका जी, जैसे कि हम अभी 2025 में देख रहे हैं, आपने देखा कि काफ़ी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, काफ़ी केसेस सुनने को मिल रहे हैं, तो सारे मतलब काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो अपनी अपनी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि मतलब कि आई थिंक मैं नाम भूल रही हूँ, मंगल का साल है। हाँ जी। एंड अगर मैं आपसे बात करूँ प्रियंका जी, 2026 में आपको क्या लगता है कि मतलब कुछ अच्छा होने वाला है, क्या बुरी चीज़ें होने वाली है? तो इसकी प्रेडिक्शन आप दे सकते हैं हमें? हाँ बिल्कुल दे सकती हूँ मैं। राशि वाइज दूँ? जी जी, है ना, राशि वाइज देती हूँ। तो देखिए 2026 सन का ईयर है, जैसे इसको मंगल का ईयर बोला गया क्योंकि इसका टोटल 9 था, 9 मंगल से रिप्रेजेंट होता है। ऐसे ही 2026 का टोटल 1 आ रहा है। सूर्य क्या है, राजा साहब हैं, तेज हैं, डिसिप्लिन वाले हैं जी, है ना। तो ये साल अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग चीजें लेके आएगा। ठीक है, तो हम मेष राशि से शुरुआत करते हैं जी। मेष राशि के जातकों के लिए ये स्किल एनहांसमेंट का साल रहेगा। अच्छा, वो अपनी स्किल्स बढ़ाएं। इसके साथ साथ अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप उनके एवरेज ही जाएंगे इस बार, बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं चलने वाले हैं। और उन्हें अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इस बार ना जो मार पड़नी है वो पैसे की पड़नी है तो थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। अब नंबर 2 राशि, अगर कुंडली में आपका चंद्रमा नंबर 2 पे बैठा है तो मतलब आपकी टॉरस राशि है। अच्छा। वृषभ, ठीक है। इन सब राशियों के एक एक नंबर है, ठीक है। जैसे 1 नंबर लिखा है तो आपकी मेष राशि है, ठीक है, जिसका मैंने अभी बताया एरीज। अभी नंबर 2 लिखा है तो टॉरस है। अब टॉरस है तो आपके साथ क्या होगा, टॉरस राशि वालों के लिए ये अच्छा जाने वाला है। अच्छा, हाँ, टॉरस राशि वालों के लिए अच्छा जाने वाला है। साल की बिगनिंग के 6 महीने बहुत अच्छे होंगे, जो एंड के हैं वो थोड़े से एवरेज रहेंगे, पर उनके लिए ये साल अच्छा जाएगा। रिलेशनशिप और फाइनेंशियल एवरेज रहेंगे, बल्कि फाइनेंस उनके बढ़ेंगे इस साल। अच्छा, हाँ, फाइनेंस टॉरस राशि वालों के लिए बढ़ेंगे। आप टॉरस हैं क्या, आप खुश हो? नहीं, टॉरस नहीं हूँ मैं तो लियो का वेट कर रही हूँ। तो अगर आपका चंद्रमा कुंडली में नंबर 3 पे बैठा है, नंबर 3 हुई जेमिनाई माने मिथुन जी, तो आपके साथ क्या होगा? तो देखिए, अगर नंबर 3 में आपका चंद्रमा बैठा है तो ये साल के शुरू में आपको बहुत घिसाई होगी। शुरू अच्छा नहीं जाएगा, बाद में चीज़ें ठीक होगी। रिलेशनशिप्स को टाइम दीजिए, फादर को टाइम दीजिए, फादर की हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, अपने फादर को टाइम दीजिए, रिलेशनशिप्स को टाइम दीजिए। दूसरा, करियर वाइज देखा जाए ना, देखो थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि हर तरफ से प्रेशर आ रहा है
ये प्रॉब्लम आ रही है कि इधर से भी प्रेशर आ रहा है, इस प्रेशर को कैसे डील करूं, उस प्रेशर को कैसे डील करूं। लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि जो डायमंड होता है ना, वो प्रेशर में ही निखरता है। तो ये प्रेशर ही आपको बना के जाएगा। तो प्रेशर से मत डरिए, और पर ये साल आपके लिए एवरेज रहेगा, सही रहेगा जी। ठीक है। अब नंबर 4 राशि की बात करते हैं, हमारे प्यारे कर्क राशि वाले जिनका मैंने अभी बताया, सुपर इमोशनल लोग, चंद्रमा से रूल होने वाले लोग। तो अगर आपकी कुंडली में 4 नंबर में मून बैठा है तो आपकी कर्क राशि है, यानी आपकी कैंसर आपका मून साइन है। तो अब कैंसर वालों के साथ क्या होगा? बेचारे इतने इमोशनल हैं और इन्हें फैमिली वाले ही नहीं समझेंगे इस बार। अब आप बहुत इमोशनल हो, आप फैमिली वाले ही नहीं समझ रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? तो बेचारे दुखी रहेंगे। अच्छा। इनको ये सब परेशानी होगी। करियर वाइज भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चलेगा। और जब आप सबसे ज्यादा दुखी होते हो तो आप किसके पास जाते हो? भगवान की शरण में जाते हो ना। तो ये लोग इस बार भगवान की शरण में जाएंगे, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन इनका बढ़ेगा। जी हाँ। अब बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 5वें नंबर की राशि में बैठा है, यानी सिंह राशि में बैठा है, जो कि आपकी है, तो उसका कैसा रहेगा? तो देखिए, सिंह राशि वालों के लिए ना, मैं बोलूं तो थोड़ा ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। हाँ। और अगर फाइनेंसेस और गेन्स की बात करी जाए तो सिंह राशि वालों के गेन्स होने वाले हैं इस बार। थोड़ा सा मुझे भी दे दीजिए। जी बिल्कुल, वेट कर रही हूँ मैं भी। सिंह राशि वालों के 2026 में गेन्स होंगे। और अगर रिलेशनशिप की बात करी जाए तो रिलेशनशिप में ईगो का थोड़ा सा साइड रखिएगा, क्योंकि ईगो क्लैशेस होने की संभावना है। अच्छा। तो ईगो क्लैशेस ना हो। वैसे भी तो शेर है भाई, रूलर है जी, पर शेर शेरनी से डरता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए जितने भी सिंह राशि के जातक हैं। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम वर्गो एसेंडेंट की बात करें, जी, कन्या राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है? तो देखिए, कन्या राशि वाले, अगर आप सिंगल हैं तो आपका मिंगल होने का टाइम आ रहा है। तो जितने सिंगल होंगे सब खुश हो जाएंगे। और अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी, तो आपको ना फिर पार्टनर थोड़ा सा परेशान करेगा। मतलब या तो पार्टनर की हेल्थ परेशान कर सकती है, या थोड़ा सा विचारों में मतभेद हो सकता है। ये सब दिक्कतें आएंगी जी। इसके अलावा और क्या होगा? करियर में नए ऑप्शन मिलेंगे। अच्छा। हाँ, करियर में नए ऑप्शन मिलेंगे और आप पहचाने भी जाएंगे। मतलब आपके काम को रिकॉग्नाइजेशन भी मिलेगा। तो करियर वाइज आपका अच्छा रहेगा ये साल। अब बात करते हैं 7 नंबर तुला राशि वालों के लिए। जी। तो तुला राशि वाले इस बार आस्तीनों के सांप से बचें। मतलब इनको इनके आसपास के लोग, इनके रिलेटिव्स और आसपास के लोग ही चीट कर सकते हैं। तो थोड़ा, अब जैसे करियर में भी कोई डिसीजन लेना है, करियर में देखो ऑप्शन आएंगे, पर अगर कोई डिसीजन लेना है तो बहुत सोच समझ के और बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना है। अपने ऊपर काम करिए, इसके स्किल एनहांसमेंट पे काम करिए और प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लीजिए तुला राशि वाले। तो ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। अगर आपका चंद्रमा 8 नंबर के साइन में बैठा है तो आपकी वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि मीन्स स्कॉर्पियंस। अब स्कॉर्पियंस के लिए ये ईयर मैं बोलूं तो कैसा रहेगा? ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा ही। किस में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा? रिलेशनशिप में। स्कॉर्पियंस के लिए रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ब्रेकअप्स की संभावना है। ब्रेकअप्स की संभावना इस बार उनकी बढ़ेंगी और नए रिश्ते जुड़ेंगे उनके। करियर के लिए एवरेज ही रहेगा। करियर के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, करियर के लिए एवरेज रहेगा। पर रिलेशनशिप में अच्छा, कई लोगों के ना, इनको ऐसा भी होगा कि यार इसको तो मैं बहुत अच्छा समझता था और ये ऐसा निकला। एक होता है ना हार्ड हिटिंग सा फैक्ट, तो वो थोड़ा वृश्चिक राशि वाले इस बार झेलेंगे। तो अब बात करते हैं नंबर 9 की। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नंबर 9 पे बैठा है किसी भी तरीके से, तो आपकी धनु राशि है। अच्छा। हाँ, सेजिटेरियस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जी। तो सेजिटेरियस वालों के लिए ये कैसा रहने वाला है साल 2026? तो सेजिटेरियस वालों के लिए तो भाई खूब बल्ले बल्ले होने वाली है। ईयर ऑफ एक्सपेंशन है उनके लिए जी। तो ईयर ऑफ एक्सपेंशन है तो क्या होगा? घर एक्सपेंड होगा उनका। ठीक है, या तो वो घर में रिनोवेशन कराएंगे या फिर नया घर लेंगे। प्रॉपर्टी के अच्छे अवसर मिलेंगे इन लोगों को। जी। इसके अलावा
इनको अगर बोला जाए तो गाड़ी भी नहीं ले सकते हैं। करियर और रिलेशनशिप भी इनका अच्छा चलेगा। तो धनु राशि वालों के लिए साल अच्छा जाएगा, खुश हो जाइए आप लोग। जी। अगर बात करें नंबर 10, अगर आपका चंद्रमा 10 नंबर में बैठा है तो आपकी मकर राशि है, यानी इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न है आपका मून साइन जी। और कैप्रिकॉर्न वालों की बात करें तो इस बार मेहनत के लिए तैयार रहिए। अच्छा। खूब मेहनत होने वाली है। मेहनत की वजह से ना आप परेशान भी हो जाओगे कि यार क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं और चीजें क्यों उतना फल नहीं दे रही। पर इस बार मेहनत करोगे, फल मिलेगा, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, पर मेहनत बहुत होगी और इसकी वजह से थोड़ा सा टायरिंग सा फील करोगे। हाँ, और क्योंकि मेहनत ज्यादा होगी तो इसलिए रिलेशनशिप पे एवरेज ही टाइम आप दे पाओगे। बिल्कुल। तो थोड़ा सा बैलेंस करो जी, है ना। okay. थोड़ा सा बैलेंस करो। अगर बात करें 11 नंबर की राशि की, कुंभ राशि वाले लोगों को, कुंभ राशि वाले बेचारे वैसे ही 7.5 में इतने टाइम से वो वैसे ही परेशान है। अब उनका वही हाल हो रहा है जो विकी कौशल नहीं बोलता, अरे ये दर्द काहे को खत्म नहीं हो रहा। उसी तरीके का हाल हो रहा है उनका। और इस साल भी क्या होने वाला है कि सक्सेस कैसे मिलेगी, हार्डवर्क से मिलेगी। रिकॉग्नाइजेशन कैसे मिलेगा, हार्डवर्क से मिलेगा। हार्डवर्क इज द की, वो आपको करनी ही पड़ेगी। स्टार्टिंग में ये हो सकता है, जनवरी से लेकर अप्रैल तक का टाइम ऐसा हो सकता है कि जिसमें आप बहुत ज्यादा अपने करियर पे फोकस करोगे। रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, गेन मिलेगा, लेकिन आफ्टर हार्डवर्क। साल के एंड में आपको अच्छा खासा फेम और गेन मिलेगा। अच्छा। पर आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं है। बीच में ना आपका मन भी दुखी होगा, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनके ऑफिस में अफवाहें फैल रही हैं उनको लेके। अच्छा। जिससे वो परेशान रह रहे हैं। तो ये सब उनके साथ हो सकता है जी। अब बात करते हैं नंबर 12, पाइसेस जी। अगर किसी भी तरह से आपका चंद्रमा नंबर 12 में बैठा है तो आपका पाइसेस है, इंग्लिश में, हिंदी में मीन राशि है। पाइसेस वालों के लिए क्या होगा, एक इमोशनल थंडर। अच्छा। ऐसा साल होगा। मतलब इमोशनली बहुत अप एंड डाउन झेलेंगे और करियर में, लेकिन इन्हें करियर में गेन्स होंगे। करियर इनका अच्छा चलेगा पाइसेस वालों का। अगर बात करी जाए तो करियर अच्छा चलेगा और स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन इनका भी बढ़ेगा। हरि की शरण में जाएंगे, भजन करेंगे। अब जो हरि की शरण में चला गया उसकी तो नैया पार लगी जाएगी। पर थोड़ा इमोशंस पे कंट्रोल रखिए तो ये साल अच्छा रहेगा। बाकी ईयर ऑफ सन है तो तेज, फेम, ये सब को मिलेगा ही मिलेगा जी। तो मेहनत से पीछे मत हटिए, क्योंकि देखिए सूर्य को समझिए ना, इसके लिए सूर्य टाइम पे आता है ना और टाइम पे अस्त होता है। अब आप प्रोक्रेस्टिनेशन में लगे रहते हैं कि अरे मैं कल कर लूंगा, कर रहा हूं ना, उठ रहा हूं ना। अगर सूर्य एक दिन नहीं आए तो प्रकृति में जीवन खत्म हो जाए। जी बिल्कुल, है ना। तो आपको भी उसी की तरीके से काम करना पड़ेगा। तो प्रियंका जी, अभी आपने काफ़ी अच्छे से बताया जितनी भी राशि थी। तो इसी से मेरा सवाल आता है, जैसे कि हम आजकल ये भी देखते हैं कि लोगों को करियर में ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, राइट, कि उनको समझ नहीं आता कि किस पाथ पे जाना है, क्या करना है उन्हें आगे। तो आप ये बता सकते हैं कि मतलब एस्ट्रोलॉजी की मदद से उन्हें ये पता लग सकता है कि उन्हें बिजनेस फील्ड में जाना है या फिर ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसमें जाना है? जी निहारिका जी, जो करियर होता है वो हम लोग कुंडली में 6 या 10वें भाव से देखते हैं। अच्छा। और इसके साथ साथ हमें व्यक्ति का D10 भी स्टडी करना पड़ता है। अगर किसी तरीके से व्यक्ति का जो D10 का लग्नेश है वो 3, 6, 8 या 12 से संबंध बना रहा है तो ऐसे व्यक्ति का काम करने में मन ही नहीं लगता, या वो काम करते हैं तो उनमें बहुत लॉसेज आते हैं। दूसरा आपका ये प्रश्न था कि हमें क्या ये पता चल सकता है कि व्यक्ति को जॉब करनी चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए? तो हाँ, ये देखा जा सकता है। आप उनका सिंपली आप ये देख लो कि आपके अष्टक वर्ग में आपके 7वें भाव को ज्यादा नंबर मिल रहे हैं कि आपके 6ठे भाव को ज्यादा नंबर मिल रहे हैं। 7वां भाव आपका बिजनेस का भाव होता है, जो 6ठा भाव है वो आपका जॉब का भाव होता है। तो अगर आपके बिजनेस वाले भाव को, जिसे कुछ भी कुंडली देखना नहीं आता, वो ये देख ले, अगर किसी भी तरीके से आपके 7वें भाव को नंबर ज्यादा है तो आप बिजनेस करिए, आपका बिजनेस चलेगा। दूसरा, एस्ट्रोलॉजर आपकी या एस्ट्रोलॉजी आपकी कैसे हेल्प कर सकती है? ग्रह हमें एक टेंडेंसी देते हैं जी, ठीक है। अब जैसे किसी का बोला जाता है कि अगर आपका चंद्रमा बैठा है 6वें भाव में या 10वें भाव में, किसी तरह से संबंध बना रहा है, तो आपकी बार बार जॉब चेंज होंगी। पर अब देखिए ना, इसमें कैच क्या है,
अगर आप हीलिंग से जुड़ा काम करें, डॉक्टरी से जुड़ा काम करें, तो ऐसा नहीं होगा। तो ज्योतिष आपको ये सलाह दे सकता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप करियर बिल्ड कर रहे हो तो आप इस डायरेक्शन में बिल्ड करो, आपको सफलता भी मिलेगी। अब ऐसा बोला जाता है जो ट्रांजिटिंग सैटर्न होता है, यानी जो गोचर का शनि महाराज होते हैं, हाँ जी, अगर वो किसी भी तरीके से आपके छठवें या दशम भाव से संबंध बनाते हैं तो एक तो जॉब में बहुत पीटते हैं, बहुत परेशान रहोगे। दूसरा, जॉब चेंज होने की भी संभावना है। अब ये जॉब चेंज हो रही है, हम बहुत परेशान हैं, पर हमने ये बात मान ली, हमने ग्रह की टेंडेंसी समझ के ये बात मान के जॉब चेंज कर ली अपने। शुरू के 10 महीने बहुत टफ जाएंगे जी, ओके, शुरू के 10 महीने टफ जाएंगे, लेकिन इसी जो टफ टाइम में हम सीखेंगे ना, जो हम अपने आप को अपस्किल करेंगे जी, उसी से हो सकता है कि हम करियर की नई हाइट्स पे जाएं। एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमें ईश्वर की कृपा से मिलता है जी, वो उनकी मर्जी है, वो हमसे छीन सकते हैं, पर जो चीज आपने अपनी मेहनत से बनाई है ना, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल। तो ये शनिदेव ही सिखाते हैं, कर्म करना, मेहनत करना। तो जो चीज आपने मेहनत से बनाई है वो कोई नहीं छीन सकता। इसका एग्जाम्पल कर्ण जी हैं। उन्हें कितना समाज से तिरस्कार मिला कि तू सूत पुत्र है, तू क्यों धनुर्धारी बनेगा, लेकिन उन्होंने अपने क्राफ्ट पे काम करना नहीं छोड़ा जी। उन्होंने अपने गुरु भी स्वयं ढूंढे। जहां राजा महाराजाओं के बच्चों को खुद गुरु लेके जाते थे, वहां उन्होंने इतनी मुश्किल से अपने गुरु ढूंढे और इतने अच्छे धनुर्धर बने कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनकी कितनी बार तारीफ करी जी। तो अपने क्राफ्ट को मत छोड़िए। बिल्कुल। एंड जैसे कि प्रियंका जी, अभी आपने मतलब रिलेशनशिप्स के बारे में बात करी थी, तो जैसे कि आपके पास भी काफ़ी लोग आते होंगे अलग अलग इश्यूज़ को लेकर, तो मेरा सवाल आपसे ये है, हमारी ऑडियंस से ये प्रश्न पूछा था कि अगर किसी व्यक्ति को जानना है कि उसकी अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, तो वो कैसे पता लगता है एस्ट्रोलॉजी की मदद से? एस्ट्रोलॉजी की मदद से ये जानना, देखिए वैसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, अगर मैं कॉम्बिनेशन डिस्कस करने बैठूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जो मेजर कॉम्बिनेशन होते हैं, अब ये सवाल सब सुनेंगे बिल्कुल। तो जो मेजर कॉम्बिनेशंस होते हैं वो ये होते हैं कि अगर किसी तरीके से सप्तम भाव, कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वो आपका पार्टनरशिप दर्शाता है, बिजनेस दर्शाता है, आपकी मैरिज दर्शाता है जी। अगर सप्तम भाव का संबंध पंचम भाव से बन रहा है, पंचम भाव आपका लव एंड रोमांस का भाव है, तो अगर उससे संबंध बन रहा है तो आपकी लव मैरिज होती है। अगर सप्तम भाव का संबंध 11वें भाव से बन रहा है कुंडली के, जो कि आपका सोशल सर्किल का भाव है, सोशल सर्किल में आपके रिश्तेदार, फ्रेंड्स, ये सब आते हैं। तो कोई हो सकता है कि चाचा ताया ले आए कोई संबंध, या फिर हम फ्रेंड ग्रुप में किसी से इमोशनली अटैच हो गए तो उससे हमारी शादी हो गई जी। अब या फिर किसी तरीके से 12वें भाव से संबंध बन रहा है। 12वें भाव से तो कई बार संबंध बनता है तो ये भी बोला जाता है कि आपका पार्टनर विदेश से आएगा। अच्छा, एक मिथ मैं क्लियर करना चाहूंगी कि विदेश का मतलब ये नहीं होता कि सीधे फॉरेन लैंड से आएगा। विदेश का मतलब ये होता है कि जो आपके कल्चर है उनसे डिफरेंट कल्चर से आए। अच्छा। जैसे कि आप दिल्ली में बैठे हो, है ना, आप दिल्ली में पॉडकास्ट ले रहे हो, अब जो आपका पार्टनर है वो सीधे मणिपुर से आ रहा है, तो हो गया ना डिफरेंट कल्चर। जी। तो वो भी विदेश हो गया। और या फिर आपका जो सप्तम भाव है वो दशम भाव से कनेक्शन बना रहा है। अब सप्तम भाव और दशम भाव का कनेक्शन बनेगा तो ऐसा बोला जाता है कि आपका पार्टनर आपके वर्क प्लेस से आएगा, है ना। तो वर्क प्लेस से आएगा तो प्रोफेशनली एक्टिव आएगा, शादी के बाद भी काम करना चाहेगा जी। तो अब ये सब कंडीशंस हैं, तो सब खुश हो जाओ, सबके बाबू उनके घर आ रहे हैं जी। और इसके अलावा कोई कंडीशंस है तो अरेंज मैरिज होती है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी, जो भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, कि अष्टकूट मिलान होता है शादी में, वो तो जरूरी है ही। उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि दोनों बच्चों का, जिनकी हम शादी कर रहे हैं, उनका दूसरा भाव ठीक है कि नहीं। दूसरे भाव से हम मनी देखते हैं कि पैसा दोनों पे ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। पंचम भाव देखिए, पंचम भाव से हम प्रोजनी देखते हैं, मतलब संतान प्राप्ति देखते हैं, है ना। आजकल देखिए संतान प्राप्ति में वैसे भी बहुत इश्यूज हो रहे हैं, है ना, हर दूसरे आदमी को इश्यूज हो रहा है। तो ये देखिए कि उन दोनों का मजबूत है कि नहीं। मानो एक का वीक है, एक का मजबूत है, तो भी चीजें सेटल हो जाती हैं। हाँ जी। अब और उसके साथ साथ क्या देखिए, उसके साथ साथ देखिए कि सप्तम भाव दोनों का स्ट्रांग है कि नहीं। सप्तम भाव साझेदारी का है, तो शादी जल्दी या देर नहीं,
शादी की जो उम्र है ना वो लंबी होनी चाहिए, हेल्दी रिलेशन होना चाहिए। आप मुझे अच्छी यादें दो, मैं आपको अच्छी यादें दूं, जो कि आजकल कम होता जा रहा है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, अच्छे इंसान से शादी होना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। एंड प्रियंका जी, जैसे कि अगर हम बात करें, आप जैसे कि सोशल मीडिया पे अभी हम पहले ही बात कर रहे थे कि काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं और काफ़ी एस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजर्स भी है जो कि बनना चाहते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि अगर किसी को एस्ट्रोलॉजर बनना है तो सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए उसमें, इसके बारे में बता सकते हैं आप हमें? फाइनेस्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये क्योंकि सबसे पहले आपको पर्सन का मन समझना आना चाहिए कि वो किस भाव से आपसे पूछ रहा है चीजें। कई बार चीजें सच में 2-3 महीने में ठीक हो जाती हैं, तो आपको बस ये कहना है कि हाँ ठीक है, अब ठीक हो जाएगा। अच्छा। कई बार आपको एक साइकोलॉजिस्ट की तरह भी काम करना पड़ता है एस्ट्रोलॉजर्स को। आपको एक साइकोलॉजिस्ट की तरह भी उसे समझाना पड़ता है। अब आप मेरे पास आई, मैंने सीधे बोल दिया अरे आप तो बीमार होने वाली हो, अब आप आज से ही बीमार हो जाओगी। पर समझाने का तरीका मुझे ये रखना है कि नहीं, आपको डाइट चेंज करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, तो इससे आपको और अच्छे फल मिलेंगे। करेक्ट। कर्म आपके ही है, हमारा केवल गाइडेंस है। इंसान को समझिए वो किस तरीके से समझ सकता है। आप किसी से 10 मिनट बात करिए, आपको पता चल जाता है ये आदमी किस तरीके से समझ सकता है। बिल्कुल। पर्सन को हील करने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप फेक कर सकते हो पर ईश्वर तो देख रहा है ना। एग्जैक्टली। ईश्वर तो देख रहा है ना, वहां तो कोई भी फेक नहीं चलता है जी। तो फिर आपको बस पर्सन को समझना है, उसकी प्रॉब्लम्स को सच में समझना है कि वो किस तरीके की प्रॉब्लम लेके आया है। और कोई भी पर्सन जैसे कभी भी कुंडली लेके आए तो 30 मिनट दो उसकी कुंडली को, अच्छे से पढ़ो कि किस तरीके से इसे समझाया जा सकता है, इसके मून की पोजीशंस क्या क्या हैं, या इसकी कुंडली मतलब कैसे हम इसको बेस्ट रिजल्ट्स दे सकते हैं। जी। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट भी लोगों को समझिए, लोगों के भाव समझिए। भाव मुझे लगता है हर चीज से ऊपर है। अगर आप भाव समझोगे तो आप वैसे ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनोगे। बाकी कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, बुक्स भी बहुत सारी हैं। मैंने अभी एक चीज सुनी थी कि आप क्या चाहते हो ये मैटर नहीं करता, आप सच में क्या चाहते हो ये मैटर करता है। हम चाहते बहुत कुछ हैं पर हमें मिलता वही है जो हम सच में चाहते हैं। बिल्कुल। अगर आप मेरे सामने बैठी हैं तो अगर मैं सच में चाहूंगी ना, ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगी कि ये मेरे पास आई है, इसका भला हो जी, तो अगर मैं सच में चाहूंगी तो आप हील होके जाओगे। करेक्ट। तो प्रियंका जी, जैसे कि हमने ये काफ़ी सुना है कि एस्ट्रोलॉजी को ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मानते ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं मनगढ़ंत बातें होती है, हम तो विश्वास नहीं करते ऐसी चीज़ों पर, और ये बोलते हैं कि एकदम साइंस से बिल्कुल ही अलग है। तो आपको क्या लगता है कि एस्ट्रोलॉजी और साइंस ये दोनों इंटर रिलेटेड हो सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी और साइंस इंटर रिलेटेड ही हैं। ओके। क्योंकि ये पूरा कैलकुलेशन ही है जो हम लोग करते हैं ना, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है। और साइंस में भी आप पढ़ते हो ना, सन जुपिटर सैटर्न सब पढ़ते हो ना साइंस में। बिल्कुल। उसके अलावा जैसे कि हम बोलते हैं कि सूर्य का उपाय, आप किसी के पास जाओगे, आपका जैसे सूर्य वीक है तो उसका उपाय क्या बोलेगा एस्ट्रोलॉजर, जो एक सिंपल सा उपाय है, मैं उसका डिस्कस करती हूँ। वो बोलेंगे आपको कि आप सुबह सूर्य को जल दीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए। अब इससे क्या होगा, सबसे पहले तो सूर्य डिसिप्लिन के देवता है। मैंने बताया था कि वो सुबह उगते हैं और शाम को डूबते हैं। आप सुबह 6 बजे उठोगे जल चढ़ाने को, नहा धो के जाओगे जल चढ़ाने को, आपका डिसिप्लिन बना। 21 दिन करोगे तो आपका डिसिप्लिन बनेगा। सब डॉक्टर्स आजकल कहते हैं विटामिन डी की कमी हो रही है, सुबह की पहली धूप लो। ऊपर जाओगे सुबह की पहली धूप लोगे। वही तो बोल रही है ना एस्ट्रोलॉजी भी जी। तो उससे आपके विटामिन डी लेवल भी ठीक हुए, आपका जो है एक साइकिल भी बना, यानी डिसिप्लिन भी बना कि सुबह भाई हम तैयार होने लगे। अब हम काम करने के लिए जल्दी निकल सकते हैं। जब आप तैयार हो तो आप अपने काम पे जल्दी जा सकते हो। दूसरा, अब इन सब के साथ भी आपके कर्म कैसे रिलेटेड है कि आप वैसे तो सब कर रहे हो, लेकिन घर में एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को पिता से जोड़ा जाता है। अच्छा। घर में जो आपके पिता हैं आप उनसे बदतमीजी कर रहे हो तो सूर्य ठीक हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे ठीक होगा सूर्य? क्योंकि पिता ही एक ऐसा आदमी होता है जो आपको अपने से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। ऐसा कहते हैं ना कि पिता बच्चे को अपने कंधे पे बिठाता है कि वो देख सके जो बच्चा नहीं, मतलब बच्चा वो देख सके जो पिता नहीं देख पाया। जी बिल्कुल। तो आप उनसे बदतमीजी कर रहे हो तो फिर कैसे आपका सूर्य ठीक हो जाएगा? तो अपने कर्म भी उसके साथ साथ सुधारने पड़ते हैं।
और जो आपका प्रश्न था उस पर वापस आते हैं कि साइंस से कैसे रिलेटेड है, तो ये सब साइंस से ही रिलेटेड है। अब जैसे बोला जाता है कि चंद्रमा को मन से जोड़ा जाता है, मन का कारक होता है चंद्रमा जी। अभी कैश फ्लो का भी कारक होता है, मन का कारक होता है, डिप्रेशन एंजाइटी अगर कुछ होती है तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा के बैड प्लेसमेंट की वजह से भी होती है। या चंद्रमा किसी पाप ग्रह से संबंध बनाता है, उस केसेस में भी होती है। अब इसका सरल उपाय क्या है? वॉक पे निकल जाओ। क्योंकि चंद्रमा केवल एक राशि में 2.5 दिन रहता है। चंद्रमा को घूमना पसंद है ना, तो आप घूमिए। अब आपको डॉक्टर्स नहीं बोलते घूमने को, हर डॉक्टर जिसके पास आप जाओ पहली बात ये कहेगा कि आप 30 to 35 मिनट की वॉक करो। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा उपाय मैं साइंटिफिक बताऊं, चंद्रमा का मेडिटेशन करो। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, वो कहेंगे कि मेडिटेशन को लाइफस्टाइल का पार्ट बनाओ। और ये हमारे ऋषि मुनि इतने साल पहले, इतने कईयों सैकड़ों साल पहले लिख के गए जी। तो ये सब साइंटिफिक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नॉन साइंटिफिक है, बस समझने का तरीका है। बिल्कुल। एंड प्रियंका जी, अगर मैं आपसे आखिरी प्रश्न ये पूछूं कि आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज दे सकते हैं कि मतलब जो भी वो एस्ट्रोलॉजी को लेकर मिथ्स लेकर बैठे हैं, तो वो मिथ आप क्या तोड़ना चाहेंगे, क्या आप उन्हें मैसेज देना चाहेंगे इसके रिगार्डिंग? एस्ट्रोलॉजी को पढ़िए। सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि एस्ट्रोलॉजी पे उंगली उठाने से पहले उसे पढ़ना शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा जानना शुरू करिए। जब आप जानना शुरू करेंगे तो आप उस पर उंगली उठा ही नहीं पाएंगे जी। आपको कोई बेवकूफ तब बना सकता है जब आप में अपना ज्ञान ना हो। आप जाइए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, उससे पूछिए कि हमारे पीछे के 2.5 साल कैसे रहे। आगे का छोड़िए, अगर वो आपके पीछे की भावनाओं से कनेक्ट कर रहा है, आपके पीछे के इवेंट से कनेक्ट कर रहा है, तब आप आगे पूछिए उससे। एस्ट्रोलॉजी को जानिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने बेसिक चीजें सुधारिए जी। जो आपके माँ बाप आपको बचपन से कहते हुए आए हैं ना, वो चीजें सुधारो। जल्दी उठो, काम पे जाओ। शनि का सबसे बड़ा उपाय है। शनि कर्मों के देवता हैं, आप उन्हें काम करके ही खुश कर सकते हो, और कोई इसका उपाय ही नहीं है जी। बिल्कुल। और क्या करो शनि का उपाय? ये कहा जाता है कि किसी तरीके से जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, मेट्स हैं, लेबर्स हैं, आप उनसे बदतमीजी कर रहे हो। वो अभी एक पंचायत का डायलॉग फेमस हुआ था ना, ये फुटकोन लाना जरा 2 कप चाय। और जब वो फुटकोन आया पैसे मांगने, तो उसे मार के 2 थप्पड़ भेज दिया। अमीर आदमी देखा नहीं, पैसे मांगने शुरू कर दिए। तो इस केस में आपका सेटन कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो दिन भर काम कर रहा है ना, और आप उसी के काम के उसे पैसे नहीं दे रहे हो। आप अपने काम टाइम पे नहीं कर रहे हो। अपने काम टाइम पे ना करने से भी सेटन खराब होता है। आपने किसी को कोई वर्क कमिटमेंट दिया कि मैं ये 11 बजे तक आपको करके दूंगा, आपने वो उसे 11 बजे तक नहीं करके दिया, तो भी आपका सेटन खराब होता है जी। तो ये ग्रह वही है जो हमें हमारे माँ बाप, हमारे दादी नानी बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि जो करने को। आपके घर में माँ बाप हैं, आप उनकी सेवा करिए, सन और मून ठीक रहेंगे। मून माँ को रिप्रेजेंट करता है, सन पिता को रिप्रेजेंट करता है, आप उनकी सेवा करिए। हाँ जी। तो सन और मून ठीक रहेंगे। मर्क्यूरी खराब है किसी तरीके से, तो गरीबों को पढ़वा दीजिए, जो गरीबों के बच्चे हैं जी। उनको आप शिक्षा प्रदान कर सकते हैं किसी तरीके से। अच्छा, और ये भी मैं कहना चाहूंगी, ये आपका क्वेश्चन नहीं था, पर ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल। कि ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि हमें किस चीज के लिए उपाय कैसे करने चाहिए, मतलब रेमेडीज का क्या, किस में हमें दान करना चाहिए, हम क्या चीज दान कर सकते हैं, या हमें जेम स्टोन पहनना चाहिए जी, या फिर क्या करना चाहिए, इसका सबको बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए, इसका एक सिंपल सा तरीका है, सिंपल सी बात है। इतना कॉम्प्लिकेट करना तो मुझे चीज़ों का आता भी नहीं है पर इसकी सिंपल बात यह है कि जो भी ग्रह मैलेफिक है ना, आपकी कुंडली में मैलेफिक है, बुरे स्थानों पे बैठा है। अब मैलेफिक ग्रह क्या होता है, मैलेफिक कैसे, मतलब उस ग्रह के जैसे इंसान है, हम हैं, अब मेरे में 10 अच्छाइयाँ हैं, 2 बुराइयाँ हैं, ठीक है, या 5 बुराइयाँ हैं, तो अब आपके अंदर अगर वो 5 बुराइयाँ ही आ रही, अच्छाइयाँ नहीं आ रही जी, तो ऐसे केस में जेमस्टोन कभी रेकमेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उस ग्रह को और पावरफुल कर देगा, यानी वो उसकी बुराइयों को पावरफुल कर रहा है। ऐसे केस में हम दान बताते हैं, जैसे आपका जुपिटर मैलेफिक है जी, तो ये बोला जाता है कि आप चने की दाल का दान करिए, ये बोला जाएगा कि आप पीले कपड़ों का दान करिए। ऐसे केसेस में जेमस्टोन नहीं बताए जाते।
जेमस्टोन उन केसेस में बताए जाते हैं जब आपका प्लैनेट बेनिफिक हो जी और वो किसी वीक पोजीशन में बैठा हो। बेनिफिक माने अच्छे रिजल्ट देने चाह रहा हो पर अब वीक है, नहीं दे पा रहा है, तो हम उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। दूसरा, सरल जाप, इनसे जेमस्टोन से उपाय संभव है पर कर्मों को भी देखना पड़ता है साथ में। जी कर्म भी हमें सुधारने पड़ते हैं इन सब चीज़ों के साथ में। ओके जी। राधे राधे एवरीवन, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका उपाध्याय। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है जीवन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड, किसी भी तरीके की आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, लव लाइफ से रिलेटेड, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एस्ट्रो प्रियंका उपाध्याय के नाम से। नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल है हील विद प्रियंका, आप उस पर भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।